हेलो गाइस। एनसीईआरटी बुक से हम ये तो पता कर सकते हैं कि चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में उसे प्रेजेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सही तरीके से, जिसके लिए हमें हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ। मैं इस सीरीज़ में बहुत सारे पार्ट्स डालूँगा, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। सबसे पहला वर्ड है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, आप ऐसे समझिए एक एग्जांपल से। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, H2O यानी वाटर। तो H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर H2O यानी वाटर बना। अब जो वाटर है वो कहलाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि वो बनकर के तैयार हुआ है। तो जो भी चीज़ बनकर के तैयार होती है नई, वो प्रोडक्ट कहलाती है। और H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनकी हेल्प से वाटर बना है, वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। ओके, आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। यानी H2 प्लस O2 से बना H2O, तो H2 और O2 हो गए रिएक्टेंट्स और H2O यानी वाटर हो गया प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और भी लेते हैं, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हुआ है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और जिस वजह से वो बना है यानी Mg और O2 वो कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। एक चीज़ और, रिएक्टेंट्स को हम एक नाम से और भी जानते हैं, वो है सब्सटेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Any process that involve the rearrangement of structure of the substance or conversion of reactants into product is defined as chemical reaction। यानी अगर कोई भी प्रोसेस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दे, सब्सटेंस क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ। अगर कोई भी प्रोसेस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे, या फिर वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, बदलने को इंग्लिश में यहाँ पर बोला गया है कन्वर्जन। यानी कोई भी प्रोसेस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। समझ में आया आपको? तो ये डेफिनेशन है, पेपर में आपको ऐसा का ऐसे लिखना है अगर ये हमारे पेपर में हमसे पूछा जाता है तो। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑकर द चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो गैस का इवोल्यूशन यानी गैस निकल सकती है। ध्यान रखिएगा, हर केमिकल रिएक्शन में गैस नहीं निकलती, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस निकलती है। तो उन्हीं में से मैंने एक का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन इनटू H2O एंड CO2। यानी जब कार्बोनिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन किया जाएगा तो वो पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी उसमें गैस भी निकलती है। ओके, दूसरा पॉइंट, चेंज इन स्टेट। स्टेट आपको पता है तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी स्टेट भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। चेंज इन कलर, यानी कि
जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन रस्टिंग विच हैज़ कलर चेंज फ्रॉम सिल्वर टू रेडिश ब्राउन, यानी कि जब लोहे में रस्ट यानी जंग लगती है तो जो उसका कलर होता है सिल्वर, वो चेंज होकर के रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकते हैं, वो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये क्या भला है, चलिए नीचे पढ़ लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होता है और अगर उसमें हीट निकलती है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है रिएक्शन होते समय, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए क्योंकि इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब लिखा है चेंज इन स्मेल और टेस्ट, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी रिएक्टेंट का स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फ्रेश फूड दैट वंस स्मेल्ड डिलीशियस स्लोली स्पॉइल्स एंड स्मेल्स रॉटन, यानी कि जब भी हम किसी फ्रेश फूड को बनाते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी डिलीशियस स्मेल आती है, लेकिन जब वो स्पॉइल हो जाता है कुछ समय के बाद, जब वो सड़ जाता है शाम तक, तो उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी प्रेसिपिटेट भी बनकर के तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो व्हेन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स विथ वाटर इन प्लम्बरिंग एंड फॉर्म डिपॉजिट दैट क्लोग द पाइप्स, यानी जब मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड को प्लम्बर के द्वारा, प्लम्बर वो लोग होते हैं जो हमारे घर में नल या समर ठीक करते हैं, तो जब मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड को प्लम्बर के द्वारा मिक्स किया जाता है तो वो एक ऐसा डिपॉजिट बना देता है जिससे पाइप जाम हो जाता है, यानी जो डिपॉजिट की यहाँ बात की गई है वो प्रेसिपिटेट होगा। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में आराम से पढ़ेंगे, तो आप अभी परेशान मत होइए, बस आप ये ध्यान रखिए कि प्रेसिपिटेट भी बन सकता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ लाइट, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कभी कभी लाइट यानी रोशनी भी फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट बीइंग इमिटेड माने निकलना, ड्यू टू अ केमिकल चेंज इंक्लूड फायरवर्क्स। फायरवर्क यानी वेल्डिंग का काम, जब भी हम वेल्डिंग का काम करते हैं तो उसमें लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, जो इस बात का सबूत है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक नेचुरल एग्जांपल भी लेते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ लाइट का। नेचुरल एग्जांपल इंक्लूड फायरफ्लाइज विच यूज़ अ केमिकल रिएक्शन इन देयर बॉडी टू प्रोड्यूस लाइट। आपने देखा होगा गांव में हम लोग उन्हें जुगनू बोलते हैं, जब वो रात में उड़ते हैं तो वो चमकते हैं। वो इसीलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में नेचुरली केमिकल रिएक्शन होता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा वाला? सिंगल वाला। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं। उसके अलावा कंबशन ऊपर लिखा हुआ है।
मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इस रिएक्शन के बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम में हमसे इनका डिफरेंस पूछा जाता है कई बार। फिज़िकल चेंज इज़ ईजीली रिवर्सिबल, यानी फ़िज़िकल चेंज जो भी होते हैं उन्हें हम बहुत ही आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पानी को बॉईल करते हैं, पानी को उबालते हैं, तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर से ठंडा हो सकता है, यानी जैसा था वैसा हो सकता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल, यानी केमिकल चेंज को बदला नहीं जा सकता है। इन फिजिकल चेंज नो न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म्ड, जब भी फिजिकल चेंज होता है तो कोई भी नया मटेरियल नहीं बनता। अ केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज गो टुगेदर विथ बाय वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज जब भी होता है तो या तो एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। इन अ फिजिकल चेंज नो एनर्जी इज़ जनरेटेड, फिजिकल चेंज में कोई भी नई एनर्जी जनरेट नहीं होती है। एनर्जी चाहे वो साउंड एनर्जी हो या कोई और, वो जनरेट नहीं होती है। इन अ केमिकल चेंज एनर्जी इज़ जनरेटेड, हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा, यानी इस चेंज में एनर्जी जनरेट होती है। उसके अलावा फिजिकल चेंज इज़ अ शॉर्ट टर्म अल्ट्रेशन, यानी फिजिकल चेंज थोड़े से टाइम में ही हो सकते हैं, बट केमिकल चेंज होने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है, परमानेंट अल्ट्रेशन लग सकती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों के, आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने ऊपर टाइप्स पढ़े थे। अभी हमने जो यहाँ पर अभी टाइप्स पढ़े थे ना, ये सारे केमिकल रिएक्शन के जो हमने टाइप्स पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है सारी की सारी। ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में ऐसी की ऐसी लिखनी है। एनसीईआरटी के अंदर हमें समझ में तो सब कुछ आ जाता है, बट डेफिनेशंस लिखने में, वहाँ से नोट डाउन करने में, नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपके लिए सीरीज़ बना रहा हूँ। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल नया है और आपको देखने में या ढूंढने में मेरे चैनल को बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है कभी कभी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज रिएक्शन व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट्स, यानी जब दो रिएक्टेंट क्या होते हैं आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट यानी 3 या 4 रिएक्टेंट को हम मिलाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो केवल एक ही बनता है, केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्टेंट हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट, इनको मिलाने पर क्या बनता है, H2O यानी वाटर, केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है ना, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब भी यहाँ पर रिएक्टेंट से ही है। जब जो 2 रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं तो उनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट है या एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को या रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसको उसकी जगह से हटा देता है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अभी हमने ऊपर बात करी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो कि सिंगल था, अब हम बात कर रहे हैं डबल की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कैशन एंड एनोयन, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, इन द रिएक्टेंट्स स्विच माने होता है चेंज कर देना या बदल देना, जगह ले लेना एक दूसरे की। स्विच द प्लेसेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। पहली बात, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, उसके पीछे एस लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर कैशन और एनियन क्या होता है?
आपने देखा होगा क्लास 9th में कि हम कई बार जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन, तो हम उसके ऊपर -2 +1 इस तरीके से लिखते हैं। तो जो प्लस माइनस के साइन होते हैं उन्हीं को हम कैशन और एनएन बोलते हैं। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास जो उनके कैशन और एनएन्स होते हैं वो एक दूसरे की प्लेस को स्विच कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। यानी पहले रिएक्टेंट का जो कैशन या एनएन होगा वो दूसरे रिएक्टेंट के कैशन या एनएन की प्लेस को ले लेगा ताकि न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकें। उसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन की। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है वो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड। तो जब भी हम अगर हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को लेते हैं और उन्हें आपस में मिक्स करते हैं, यहाँ पर जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं दो वो रिएक्टेंट्स की तरह काम करेंगे। तो जब हम दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को लेते हैं और उन्हें मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, यानी ऐसा सॉल्ट बनता है जिसे हम घोल नहीं सकते। तो उस सॉल्ट को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। नीचे लिखा है द इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉल आउट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द प्रेसिपिटेट, हैंस द रिएक्शन नेम। वही लिखा हुआ है कि जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बन के तैयार होता है उसी को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि उस इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। When a precipitation reaction is written in the terms of ions in the solution, it is known as ionic equation। यानी अगर हम प्रेसिपिटेट रिएक्शंस को आयंस की फॉर्म में लिखते हैं, आयंस का मतलब क्या है ऊपर बताया था मैंने, कैशन और एनियन। दिखा आपको ऊपर कैशन और एनियन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को हम कैटायन और एनायन की हेल्प से लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेट आयोनिक इक्वेशन किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, मैंने गलती से यहाँ पर इसे लिख दिया है। नीचे चलते हैं कि पीपीटी रिएक्शन, पीपीटी माने प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी भी कह सकते हैं। पीपीटी रिएक्शन जो होते हैं उनके यूजेस क्या है, तो यहाँ पर इसके दो यूजेस लिखे हुए हैं, बहुत इजी हैं, आप इन्हें देख के समझ ही रहे हैं। दिस रिएक्शन हेल्प इन डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। यानी कि ये जो रिएक्शन होता है इससे हमें एक इंसॉल्युबल सॉल्ट मिलके तैयार हो जाता है, यही यहाँ पे लिखा पड़ा है। दूसरा, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर आपके पास जो ख़राब पानी है, जो स्वेज वाटर है, उसका ट्रीटमेंट करना है तो भी हम इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स भी लीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी है, डोंट वरी, बट आप चाहें तो इनको अच्छे से समझेंगे तो आपके पूरे नंबर पेपर में आएंगे। पूरा एनसीईआरटी से बनाया गया नोट्स ये। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि मैं आपको बताता हूँ इसकी पहचान क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो केवल एक होता है। कितने होते हैं? केवल एक। अब जब एक रिएक्टेंट टूट करके यानी ब्रेक डाउन हो करके 2-3 प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, यानी रिएक्टेंट तो एक होता है लेकिन जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो 2-3 नए प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए हमें रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। अगर हम रिएक्टेंट को थर्मल यानी हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, यानी जब हम रिएक्टेंट्स को गर्म करते हैं, बहुत गर्म करते हैं तो वो अपने आप टूट जाता है।
और फिर नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो हीट की हेल्प से जब हम उसे तोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम रिएक्टेंट को लाइट की हेल्प से तोड़ते हैं, जैसे कि हमने एक बाल्टी में पानी लिया, अब पानी क्या है, एक रिएक्टेंट है इस समय, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक रिएक्टेंट है, क्योंकि हम उसे तोड़ने वाले हैं। वो प्रोडक्ट तब होता है जब हम उसको बनाते हैं, लेकिन हम उसे बना नहीं रहे पानी को, हम उसे तोड़ रहे हैं, तो वो रिएक्टेंट है। तो हमने जो बाल्टी में पानी लिया है, जब हम उसे उसके अंदर हम जब लाइट का तार डालेंगे तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, लेकिन जब वो गर्म होगा तो लाइट का तार डालने पे जो पानी में H2O था उसमें H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, यानी H2O टूट जाएगा। किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। सॉरी, यहाँ पे लाइट का मतलब वो लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट का मतलब है बिजली की हेल्प से। तीसरा लिखा पड़ा है कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट को किसकी हेल्प से तोड़ते हैं, लाइट की हेल्प से। लाइट माने यहाँ पे रोशनी से है, मैं तीसरे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, फोटो डिकम्पोजिशन की। जैसे कि आपने सिल्वर लिया और जब हम उसे धूप में रखेंगे तो धूप में रखने पर सिल्वर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं आपको बताया था मैंने, इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो लिखा है रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन involve the loss or gain of electrons respectively between chemical species and are involved in several natural phenomena from cellular respiration to geological process। यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब भी किसी भी रिएक्टेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स में या तो गेन होता है या लॉस होता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन या तो केमिकली हो सकता है, केमिकल स्पाइसेस के बीच, या फिर कभी कभी रेडॉक्स रिएक्शन नेचुरली भी हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, कभी कभी वो भी नेचुरली रेडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम पर। अब रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं। क्यों, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर कभी भी कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, या फिर उसी रिएक्शन में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, वो कम हो रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। फिर यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो काम करते हैं, या तो वो दूसरे सब्सटेंस को यानी दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीजन दे देंगे, या फिर वो उससे हाइड्रोजन को ले लेंगे, दो में से एक काम करेंगे। दूसरे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करते हैं, ये दूसरे सब्सटेंस से या तो ऑक्सीजन ले लेते हैं या फिर उसको हाइड्रोजन दे देते हैं। ओके, तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर आल्सो माय वीडियो। बाय।